नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यव्रत न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं अमित तिवारी मीत। दर्शक बंधुओं, स्वागत है आप सभी का सत्यव्रत न्यूज़ के एक और एपिसोड आपकी बात सत्य के साथ में। बंधुओं, आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत जैसा मौजूद हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी बात सत्य के साथ में हम बड़ोदरा शहर से ऐसी शख्सियत के साथ आपकी बात कराएंगे जो बड़ोदरा के लिए दिन रात प्रयत्नशील हो, बड़ोदरा के लिए कार्य करता हो। आज हमारे साथ मौजूद हैं किरण भाई शर्मा जी, जो वन्य जीवों का रेस्क्यू करते हैं, अलग अलग संस्थाओं में काम कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं उनसे बारे में। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्यव्रत न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार सर। किरण जी, बात करें वन्य जीवों की, तो शहर हो या गांव, अलग अलग प्रकार के वन्य जीव होते हैं। कुछ पालतू होते हैं और कुछ ना पालने वाले योग्य होते हैं। तो हमें आप ये बताएं कि कौन से ऐसे वन्य जीव हैं जिनको सरकार भी पालने की मान्यता देती है। वैसे देखा जाए तो जो डोमेस्टिक एनिमल है उसमें काफ़ी सारी ऐसी जो प्रजातियां होती है वो हम घर पे आराम से उसको पाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो वाइल्ड एनिमल में है, जो शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 में आते हैं, उसकी परमिशन इसलिए नहीं देते कि जिस तरह से अगर उसको पालने की सरकार अगर परमिशन दे दे तो वो हमें या हमारे आजू बाजू वालों को क्या होता है, कुछ भी जान हानि हो सकती है। तो वो सब सोच के गवर्नमेंट जो है, हमारी सरकार, इसीलिए उसको पालने के नियमों के खिलाफ होती है कि भाई आप उसको घर पे ना रखें और उसकी जो ब्रीडिंग है वो आगे रुक जाती है। हम नॉर्मली अगर बात करें, चलिए हम वाइल्ड एनिमल में हम जो जहरीले उन चीज़ों की बात नहीं करेंगे, जैसे समझ लीजिए कछुआ हो गया, तोता हो गया, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है उसको हम आराम से रख सकते हैं, घर में रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे उसकी जो प्रजाति है वो ख़त्म होती जाती है। वो जो जंगल के इलाके होते हैं, जो नेचुरल वेदर होता है, उसी में उसकी ब्रीडिंग सक्सेस होती है। तो गवर्नमेंट वो सब चीज़ सोच के ही वो कायदे बनाए हैं कि उसे जंगल में ही रहने दे, नेचुरल एटमॉस्फेयर में ही रहने दे। जी दर्शक बंधुओं, जैसा कि बताया किरण भाई ने कि वन्य जीवों की ब्रीडिंग रुक जाती है, उनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे पक्षियों का स्वभाव होता है उड़ना, आप उनको बंद करके रखेंगे उड़ नहीं सकते, उनकी एक ना कहीं देखें जाए तो आज़ादी छीन जाती है। अगर आपसे आपकी आज़ादी कोई छीनता है तो यह सही नहीं है। कारण ये भी हो सकता है कि सरकार ने इन वन्य जीवों को अथवा वन्य पक्षियों को घर में पेट करने से, पालने से मना किया हुआ है। किरण भाई, सूरत महानगर पालिका में अभी एक मामला सुनने में आया था कि पेट डॉग को अगर आपको रखना है तो आजू बाजू 10 पड़ोसियों का साइन लेना पड़ेगा। ये क्या मामला है? जी, उसमें एक्चुअली ऐसा होता है कि अभी समझिए मैं एनिमल लवर हूँ, आप एनिमल लवर हैं, लेकिन हमको सोसाइटी में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब लोग क्या होता है कि जैसे अगर डॉग्स ज़्यादा बहुत भौंकता है तो हमको वो सोचना है, वो डॉग को थोड़ा सा हमको ट्रेन करना है कि ज़्यादा ना भौंके, दरवाजे बंद रखें। हमें दोनों तरफ देखना है, एक का बेज़ुबान की तरफ भी और जो ज़ुबान वाले इंसान हैं उनकी तरफ भी। अभी किसी के घर छोटे बच्चों की एग्ज़ाम है, बड़े बच्चों की एग्ज़ाम है, कोई बूढ़ा है और कोई इस तरह से डॉग को भौंक नहीं देगा पूरे दिन, ठीक है। तो हमको वो भी सोचना है कि वो ज़्यादा ना भौंके, उसको भी हम डॉग्स को भी थोड़ा सा समझा सके। और हमको इंसानों की तरफ भी सोचना है। एक अच्छे डॉग की पहचान क्या होती है? जैसा कि मैंने भी आपको कई बार रेस्क्यू करते हुए मीडिया के माध्यम से देखा हुआ है, आप रेस्क्यू करने जाते हैं, आप कोई भी देसी भी रहता है, जैसे इंडियन डॉग होता है, जिसे हम कह सकते हैं देसी भाषा में देसी कुत्ते, उनको भी आप बहुत प्यार से बच्चा करके, और आपके बुलाने से वो एकदम शांत हो जाता है। भौंकता हुआ कुत्ता मैंने आपको किरण भाई देखा हुआ है, भौंकता हुआ कुत्ता आपके सामने शांत हो जाता है। तो ऐसा क्या ट्रिक है आपके अंदर? देखिए सर, सबसे पहले तो बोलते हैं ना, अच्छा जो पालतू कुत्ते से ज़्यादा पहले बनना होता है अच्छा इंसान, वो ज़रूरी है। अभी जैसे हम लोग वाइल्ड एनिमल भी रेस्क्यू करते हैं, चाहे कोई भी कोबरा हो गया, नाग हो गया, या डॉग हो गया, या कैट हो गया, उसको पहले हमको उसका नेचर समझना है कि अभी ये घबराया हुआ है, तो उसको हमको पहले शांत करना पड़ता है। हम एकदम से जाके उसको पकड़ नहीं सकते, पकड़ेंगे तो उसको ऐसा कि मुझे वापस कोई मारने आया। क्योंकि जो स्ट्रीट डॉग है वो अगर 2 साल, 3 साल, 5 साल का हुआ है तो उससे भी बहुत सर्वाइव किया है कि बाइक वाले उसको एक्सीडेंट करके जाते हैं, बेचारा छाँव में बैठा है, बारिश की वजह से बैठा है, तो लोग उसको मार के डंडे से भगाते हैं
कि हमारे पैर पोंछने में क्यों आके बैठा। तो हमको वो सब चीज़ सोचना है कि बेचारा वो खुद अभी इतनी परेशानी में है, तो उसको पहले शांत करें, फिर धीमे से उसको हम रेस्क्यू करें। किरण भाई, एक अभी आपने बात किया इस तरह की, मेरे अंदर बहुत दिनों से एक प्रश्न चल रहा था, हमारे दर्शकों का भी प्रश्न है कि जब बाइक या फोर व्हील गुजरती है तो डॉग्स भूखते क्यों हैं, दौड़ाते क्यों हैं, उसके पीछे का रहस्य क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, अभी आपने इस तरह से अभी जैसे देखा जाए तो अभी बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं कि लोग कुत्ते को बांध के घसीट के फेंक के जाते हैं, उसकी माँ से बच्चों को अलग करके प्लास्टिक की पॉलीथीन में दूर फेंकाते हैं। तो उसकी माँ वो बच्चों को ढूंढने के लिए, या जो गाड़ी के नीचे कुचल गया है, ठीक है, और उसके बारे में भी काफ़ी सारी एनजीओ काम करती है। पुलिस डिपार्टमेंट है, वो भी सहायता करते हैं पूरी तरह से कि इस तरह की क्रूएलिटी ना हो। तो वो माँ होती है या वो डॉग होता है, वो बच्चों को ढूंढने के लिए कि अभी ये लोग वापस मेरे बच्चे को चढ़ा देंगे गाड़ी, मेरी माँ पे चढ़ा देंगे गाड़ी, तो इसीलिए वो दौड़ते हैं। और एक इंसान अगर डॉग को मारता है तो वो डॉग में अगर हमारे जैसी दिमाग होता हमारे जैसा, तो वो इस तरह से ना करते। तो वो एक इंसान की वजह से 4 लोगों को वो काटते हैं कि इसी ने मारा होगा मेरे बच्चे को, इसी ने मारा होगा मेरी माँ को। तो काटने का रीज़न भी वो है। अगर उसको हम फूड देंगे, अगर आप देखिए कहीं भी सोसाइटी में, कोई भी शहर पे आप चले जाइए, अगर जहाँ पे डॉग को खाना मिलेगा ना, वहाँ पे वो कभी पॉटी करेंगे ना उस फैमिली के बंदों को काटेंगे। ऊपर से दूर से अगर कोई भी फीडर आता है तो उसको दूर से पहचान लेंगे उनकी गाड़ी की आवाज़ से कि मुझे भोजन देने वाला आ गया। किरण भाई, जैसे मैं जा रहा हूँ, अपनी कार लेके निकल रहा हूँ, ठीक है, और मुझे डॉग्स ने दौड़ाया, चारों तरफ से मैं फंसा हूँ, उस समय हमें क्या करना चाहिए? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं या फिर उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, हमें क्या करना चाहिए उस समय? सबसे पहले तो सर हमको घबराना नहीं है। और हर पेरेंट्स, हर घर में क्या बच्चों को सिखाया जाता है कि डॉग दिखे उसको हट हट करके भगाया करिए, पत्थर मार दिया करिए। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मेरे घर पे भी बच्चे हैं, मेरी सोसाइटी में भी बच्चे हैं, मेरे गली में भी 4-5 स्ट्रीट डॉग्स हैं। बट हम लोग सोसाइटी में बाहर भी वही बोलते हैं कि सर अगर आपको लगता है डर, आप सिर्फ खड़े हो जाइए। उसी तरह से अगर आप व्हीकल पे हैं तो आप स्लो कर दीजिए, वो अपने आप डॉग चला जाएगा, उसको यही लगता है। और देखिए सर, अगर गाड़ी स्लो है तो कभी भी ना इंसान का एक्सीडेंट होगा ना जानवर का एक्सीडेंट होगा। गाड़ी स्पीड में जाती है तो इंसान का भी एक्सीडेंट होता है। उसको देख के लोग जब नहीं रुकते तो जानवरों को देख के क्या रुकेंगे? सही बात, आप शहर की बात कर रहे हैं सर। दर्शक बंधुओं, आपने समझा, जब आपको आपके पीछे कुत्ते पड़ें तो आपको गाड़ी भगाना नहीं है, गाड़ी को स्लो करना है, वो अपने आप बंद हो जाएंगे, फिर धीरे रह के अपने आपको निकल जाना है। अभी तो बड़ोदरा में डॉग्स को लेके कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं। हमारे यहाँ गोत्री विस्तार में अभी डॉगर्स पार्क भी खुल गया है, जगह जगह पर उनके खाने पीने की वस्तुएं मिलने लगी हैं। वे बड़ोदरा में ग्रोथ है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा कि ये जब वन्य जीव हैं, स्पेशली डॉग्स नहीं, वन्य जीव हैं, जब वो मृत होते हैं तो उनके साथ आप लोग क्या करते हैं, कहाँ दफन विधि करते हैं, किस तरह से उनको करते हैं? देखिए अभी मैं अक्सर देखता हूँ कि रोड पे कहीं कहीं बहुत ख़राब हालत है। जी। तो आप ऐसा कुछ मांग कर सकते हो कि किया है आपने पहले, ऐसा कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, हमने भी अभी कोशिश किया है कि इस तरह से कि हमको एक जगह मिले और हम लोग फ्री में जिस तरह से हम सारी विधि के साथ उसको दफन करते हैं, या जिसको अगर जैसे बर्न करते हैं, उस तरह से हमने आगे प्रोसीजर के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है कुछ एनजीओ के साथ मिलकर। तो बहुत ही जल्द वो रिज़ल्ट आएगा और पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। जिस तरह से आप इतने सालों से सर रेस्क्यू कर रहे हैं, अभी तक शहर में ऐसी कौन सी मगर को छोड़ करके कौन सी ऐसे वन्य जीव हैं जो ज़्यादातर पाए जाते हैं? देखिए सर, अभी कॉमन, अब ये बारिश की सीज़न के अंदर सबसे ज़्यादा अभी निकलते हैं सांप। वो क्या होता है, उनका घर होता है बिल में। अब लोग ऐसा बोलते हैं यहाँ पे बिल है सांप का, लेकिन सांप कभी भी उसका घर वो नहीं बना पाता। वो चूहे के रास्ते में अंदर जाके बिल बना के बैठ जाते हैं। वो अपने आप कभी भी क्या होता है कि घर नहीं बना पाते। वो चूहे का बिल है, जहाँ पे या तो मिट्टी धंस गई है, कहीं गैप हो गई है, तो छिपके, ये बारिश की वजह से वो अंदर छिपके बैठे रहते हैं। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे आ गया है, वो यहाँ पे एक्चुअली आया होता है। हमको वो चीज़ का ध्यान रखना है। गीले में हम भी नहीं रह पाएंगे, ना तो कोई भी जानवर रह पाएगा। और जो भी ये सांप, ये जो भी रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे क्या होता है कि ठंडे खून वाले हैं। उनको ना तो ठंडी सहन होती है ना बारिश सहन होती है। तो वो ड्राई प्लेस ढूंढेंगे जहाँ पे सूखी मिट्टी होगी,
कोई शेड के नीचे आके बैठ गए, कोई टाइल्स के नीचे आके बैठ गए। और जब वो शांत एटमॉस्फेयर हो जाता है तो वो अपने आप भाग जाते हैं। वो कोशिश करेंगे हमसे बचने की और हम कोशिश करते हैं उनसे बचने की। ज़्यादातर अभी तक आप अपने किरण सर अपने बारे में बताओ, आप कब से रेस्क्यू कर रहे हैं सर? वैसे देखा जाए तो मुझे इस फील्ड के अंदर 25 साल हो गया है, लेकिन 10 साल से 24/7 24 घंटे कहीं ना कहीं, जैसे अगर दूर है तो हमारा कोई बंदा या और कोई एनजीओ वाले को बंदे का हम कांटेक्ट करते हैं कि भाई तुरंत आप वहाँ पे जाइए, तुरंत वहाँ पे जैसे भी अगर आप रेस्क्यू करते हैं तो वहाँ पे जो भी पब्लिक इकट्ठा हुई है, जो डरी हुई, उनको थोड़ा सा समझाइए कि इनका भी रहना बहुत ज़रूरी है। ये अगर इन्वायरमेंट में नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। दर्शक बंधुओं, किरण भाई शर्मा पूरे बड़ोदरा में मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, जहाँ पर चाहे मगर की बात हो, सांप की बात है, बंदर की बात है, अलग कितने भी प्रकार के वन्य जीव हैं, किरण भाई शर्मा और इनकी टीम दिन रात पिछले 10 वर्षों से 24x7 काम कर रही है। तो मगरों के बारे में बड़ोदरा को सयाजी नगरी, संस्कारी नगरी और बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम दिए जाते हैं, लेकिन सर एक नाम और भी है, मगरों की नगरी। क्या कहेंगे सर? सर वो तो बहुत ज़रूरी है और हम हर न्यूज़ चैनल में देखते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे देखते हैं कि भाई क्रोकोडाइल, मगर के नाम का भी एक बड़ोड़ा में कुछ ऐसा प्लेस होना चाहिए, एक सर्कल होना चाहिए या क्रोकोडाइल पार्क एक बनना बहुत ज़रूरी है। आप मांग कर रहे हैं? जी सर। दर्शक बंधुओं के रेस्क्यू टीम से हैं किरण भाई शर्मा जी, मांग कर रहे हैं बड़ोदरा में भी मगर का क्रोकोडाइल सर्कल अवश्य बनना चाहिए। तो आप मगर रेस्क्यू कैसे करते हैं सर? सर देखिए, एक्चुअली मगर कितना भी बड़ा हो, चाहे 15 फीट का या 17 फीट का, वो हमसे डरता ही है। अभी हमने लास्ट ईयर जैसे MS यूनिवर्सिटी के अंदर 400 किलो का मगर 13.5 फीट का हमने रेस्क्यू किया था। इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो एक कोने में इंसानों से डर के बैठा था, तो उसको सेफली हमने रेस्क्यू किया कि उसको इंजरी बिल्कुल ना हो। और तुरंत जैसे ही हमने रेस्क्यू किया, उसको एक पेड़ से बांधा, तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी भी आधे घंटे में आ गई थी, क्योंकि लास्ट ईयर आपने भी देखा होगा कि हर जगह क्रोकोडाइल निकल रहे थे। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का बहुत सपोर्ट रहता है, तो वो तुरंत हमें सपोर्ट करने आ जाते हैं वो, और उनको हम खड़ा रख के ही ऐसे जो भी वाइल्ड एनिमल होते हैं हम रेस्क्यू करते हैं। अभी 29 तारीख आ रही है सर, 29 तारीख को एक त्यौहार है जी। गुजरात सहित लगभग पूरे भारतवर्ष में नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है जी। कहा जाता है कि दुनिया भर में नागों के 3500 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है 3500 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में 300 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें से कुछ % ही प्रजातियां ऐसी हैं जो विषैली हैं। भारत में लगभग 5-6 प्रजाति के ही सांप हैं जो ऐसा करते हैं। तो हम कैसे पहचाने सर? अभी इसमें कैसा होता है सर कि जैसे कोई भी अगर सांप अगर रात में दिखता है, जिसको नॉलेज दी है, तो उसको पहले तो काला ही दिखेगा कि काला यानी नाग, काला यानी नाग। लेकिन जब वो प्रॉपर हम लोग जब उसे रेस्क्यू करते हैं, उनको समझाते हैं कि एटलीस्ट अगर आपको बिना जहर वाला भी सांप दिखता है तो आप उसको सिर्फ ध्यान रखें, पकड़ने की पहले तो कोशिश कभी ना करें। आपके पास जो भी NGO का नंबर है, या तो आप फायर ब्रिगेड में भी ये कॉल कर सकते हैं, वो भी आपको नंबर फॉरवर्ड कर देंगे, या तो रेस्क्यू टीम को वो लोग कांटेक्ट करके आपके यहाँ पे भेज देंगे। अभी जैसे अभी नाग पंचमी है, जो पूरे भारत में या जो अपने भारतीय जो आउट ऑफ इंडिया है वो लोग भी मनाते हैं। लेकिन सबसे एक निवेदन है, जिस तरह से हम फोटोज़ देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं कि नाग पंचमी के दिन उन्हें दूध पिलाया जाए, मंदिरों में रखा जाए, ठीक है। जैसे हमारे इतने वर्षों से वास्तुशास्त्र में चला आ रहा है कि नाग पंचमी के दिन उनके दर्शन होने चाहिए, तो मेरा कहना यही है कि सबसे पहले हम ये चीज़ ना करें कि उसको पकड़ के रखें, ठीक है। जहाँ पे बड़ी बड़ी NGO हैं, छोटी छोटी NGO ये काम कर ही रही है और लोगों को समझा रही है कि भाई इस तरह से आप सांप को परेशान ना कीजिए, सबसे ज़रूरी वो है। और लोग नाग पंचमी के दिन क्या करते हैं कि उसे दूध पिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बरसों से ये चीज़ चली आ रही है, तो लोगों को यही निवेदन है कि प्लीज़ उन्हें दूध ना पिलाएं। अगर वो भूखा है, प्यासा है, तो वो पानी समझ के दूध पिएगा, लेकिन हमारी श्रद्धा में, हमारी पूजा में हम ये पाप कर रहे हैं, उसे दूध पिलाएंगे। तो ऑलरेडी देखा जाए तो ये जो नाग होता है कि उसका जो वेनम है, जो जहर, वो खुद हाई प्रोटीन होता है, और जो दूध होता है वो प्रोटीन होता है, तो उसकी बॉडी में नुकसान करेगा, वो बीमार हो जाएगा, मर जाएगा,
जिस तरह से हमें लूज़ मोशन वॉमिट शुरू हो जाते हैं, हम वीक हो जाते हैं, तो उसी तरह से नाग भी बहुत कमज़ोर होकर वो मरने की संभावना में आ जाते हैं। भारत सर धार्मिक मान्यताओं वाला देश है, अलग अलग संस्कृति हैं। सनातन धर्म के हिसाब से अनेक पुराणों में नागराज का वर्णन है, चाहे वो नागों के राजा तक्षक हो गए, भगवान शिव के गले में पड़ा हुआ नाग वासुकी हो गया, शेष नाग पे स्वयं भगवान विष्णु जी लेटे हुए हैं। अनेक जगह पर नागों का वर्णन है। और कालिया नाग, 5 फन वाला नाग, क्या आपने सुना है कभी कैसा 5 फन वाला नाग होता है? सर जी सुना है, बरसों पहले जब भगवान इस धरती पे थे तब अवश्य होगा, जब से इंसान आए धरती पे तब से वो भी दुर्लभ हो गए। बहुत बढ़िया उत्तर दिया सर, आपने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। तो दर्शक बंधुओं, जैसा कि हमारी मान्यता है, महाभारत में पांडवों के वंशज से आंजनेय ने कुछ नाग का यज्ञ किया था, तो उसमें नाग जल गए थे। तो उनको एक ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि उनके ऊपर दूध पिलाओ और कुछ हल्दी लगाओ, ऐसा कुछ था कि वो लोग अच्छे हो जाएंगे। तब से रीति रिवाज मनाई जा रही है और ये हमारी परंपरा चली आ रही है। लेकिन दर्शक बंधुओं, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो देखें, किरण भाई शर्मा जी हमें समझा रहे हैं, ये दिन रात 24/7 हमारी सेवा में लगे हुए हैं। हमें नाग को दूध नहीं पिलाना है। मान्यताएं मानिए, मान्यताएं के लिए ना नहीं है, उनको दूध रखिए, सब कुछ उनके दर्शन करिए, लेकिन हमें नाग को दूध नहीं पिलाना है। उनको और कुछ खिला सकते हैं, लावा खिलाने की भी मान्यता है, धान का लावा आता है, वो सब खिला सकते हैं। किरण भाई, सपेरा घूमते रहते हैं नाग पंचमी के दिन। वो सपेरा वो रहता कोबरा ही है, लेकिन वो काटता नहीं है। उनके अंदर ऐसा क्या कुछ किया गया रहता है, वो काटता नहीं और वो भरपूर मात्रा में दूध भी पीते हैं। जी, अभी देखिए सर, जैसे अभी गुजरात है, पूरा अपना जो भारत है, गवर्नमेंट ने अभी उसके ऊपर स्ट्रिक्ट बैन किया हुआ है। ठीक है, कहीं दूर दूर गाँव में वो चीज़ चलती है, हम ये भी समझते हैं कि ठीक है, उनसे उनका जो परिवार चलता है, जीवन निकलता है। सबसे पहले तो मैं सबको ये निवेदन करूँगा कि जहाँ पे भी हम रहते हैं खुली जगह में, सबके पास मोबाइल है, यूट्यूब है, सब है। आप गुजराती में लिखिए, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, आपको जानकारी बहुत अच्छे से वो मिलेगी। लोग सीरियल देखेंगे, गाने देखेंगे, लेकिन जिसके बीच में हमें रहना है, वो जो उन्हें अवेयरनेस मिलना चाहिए, वो कभी नहीं देखेंगे। जैसे देखा जाए तो मदारी लोग पहले क्या करते थे कि जो कोबरा उसे काटता नहीं है, तो उनके जो दांत होते हैं वो तोड़ देते हैं। जिस तरह से हमें यहाँ पे एक लार ग्रंथि भगवान ने बनाई हुई है, वो क्या करती है, हमारा खाना हजम करने के लिए। जो इंसान की ये अगर लार ग्रंथि खराब हो चुकी है, वो खाना नहीं खा पाएगा। वो एक चावल या रोटी मुंह में डालेगा, पानी के साथ वो निकलेगा, वो निगल नहीं पाएगा। उसी तरह से उनका वो जहर नहीं है, उनकी लार है खाना हजम करने के लिए। अगर वो लार ग्रंथि हम फाड़ देते हैं, तो जो वो नाग है, उसे कुदरती एक भोलेनाथ ने एक वरदान दिया है कि 60 से 65 दिन तक वो बिना खाए पिए जिएगा, उसके बाद वो मर जाएगा। तो मदारी लोग यही करते थे कि बड़ा एक सुआ लेते थे, ये लार ग्रंथि उसकी फाड़ दी, तो उसका जो जहर है वो बनना बंद हो जाता है। और जब ऐसा लगता है कि अब वो मरने की हालत में ढीला हो गया, तो उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ देते थे। मतलब भारत सरकार ने इसे पूरी तरह से बैन किया हुआ है। अगर आपको शहर में या फिर कहीं भी दिखता है, तो आप किरण भाई से या भी अन्य एनजीओ संस्थाओं से संपर्क कर सकते हैं, जिससे एक नाग का जीव बच सकता है। भारत में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं? भारत में वैसे देखा जाए तो मेन हमको 4 सांपों का बहुत ध्यान रखना है, जो हमारे बीच रहते हैं। और कभी अगर आपको ध्यान गया कि ये सांप है, तो ही आपको डर रहेगा, वरना आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा तो वो कितनी बार आपके यहाँ पे आके चले गए होंगे। और सबको एक निवेदन है कि सांपों को बचाना इसीलिए ज़रूरी है कि जो भी वेनमस जहरीले सांप है, चाहे नाग हो गया, रसल वाइपर हो गया, क्रैट जो काड़ोत्रो बोलते हैं, काड़ात्रो, उसको बचाना इसीलिए ज़रूरी है कि जो हम इंसानों की जो दवाइयाँ बनती है, ठीक है, तो 70% उनके वेनम में से बनती है। अगर जिस दिन सांप नहीं होंगे तो हमारी दवाइयाँ बननी बहुत मुश्किल हो जाएगी। चाहे कितना भी साइंस आगे चला जाए, वो उस तरह की दवा नहीं बना पाएगा। समझिए जिस टाइप का कैंसर है, हमको पता नहीं है कौन सा कैंसर है, तो वो जानने के लिए कुछ हार्ट की दवाई, कुछ ब्लॉकेज की दवाई, इस तरह से काफ़ी सारी आप नेट पे सर्च करेंगे, आपको दवाइयाँ पता चलेगी, तब आपको पता चलेगा नहीं, इनका बचना बहुत ज़रूरी है।
अभी समझिए ना करे, कभी कोई इंसान को नाग ने काट लिया तो उसकी जो दवाई है वो इंसान को बचाना है तो वो दूसरे नाग के जहर से ही बनती है। किरण भाई, भारत में बहुत डर रहता है सांपों को लेकर के। जी कहीं दिख गया, डंडा ली उठा लिए, लाठी उठा लिए, मारने दौड़ पड़े। जी भगाने के बारे में तो 10% लोग ही सोचते हैं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। जी अमेरिका में क्या है, मैं एक अमेरिका में डेटा पढ़ रहा था। मैं अमेरिका का डेटा है, जी वहाँ 8,000 10,000 लोगों में से मात्र 5 लोगों की मौत सांप काटने से होती है। लेकिन भारत में 70% डेटा कहता है, 100 में से 70% लोगों की डेथ होती है। क्या ये डर रहता है या फिर कुछ और ही रहता है या फिर जागरूकता नहीं है? और हम कैसे पहचाने, हमें मान लो सांप ने काट लिया, हम कैसे पहचाने कि ये जहरीला है कि नहीं जहरीला है? सर देखिए, अभी सबसे पहले तो भारत में क्या है, चलता है अंधविश्वास। ठीक है, हम गांव-गांव में यहाँ से 50 किलोमीटर दूर भी जाते हैं, 100 किलोमीटर दूर भी जाते हैं, हर कंपनियों में जाते हैं, झुपड़ों में जाते हैं। ठीक है, हम सबको ये समझाते हैं कि सर अगर बारिश की सीज़न है, अभी बिच्छू भी आता है, वो भी जहरी होता है, कुछ छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं, वो भी जहरी होते हैं, लेकिन उससे हम मरते नहीं हैं, लेकिन हमको स्किन डिसीज़ के प्रॉब्लम होते हैं। हम सबसे पहले तो ये बोलेंगे हर गाँव के अंदर कि आप अगर सोते हैं खुले में तो प्लीज़ मच्छरदानी में सोइए। पहला तो वो हमको काम करना है। सेकंड, अगर कोई जहरी सांप ने काटा तो आपको सबसे पहले एक जलन 10-15 मिनट में ही पता चल ही जाएगा, और हमको कोई भी मंदिर के चक्कर में नहीं पड़ना है, कोई भुआ के चक्कर में नहीं जाना है। सीधा आपके पास में जो भी सरकारी अस्पताल है या बड़ा अस्पताल है, सीधा आप वहाँ पे जाइए। आप वहाँ पे एंटीवेनम उनके पास अवेलेबल ही रहता है। डॉक्टर के पास जाइए, वो ट्रीटमेंट शुरू करिए, उसके बाद आप मंदिर में जाएंगे वो चलेगा, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन पहले डॉक्टर के पास ही जाना है। उसमें क्या होता है सर, कभी कभी इस चक्कर में क्या होता है, बिना जहर वाले सांप ने काटा है ना, तो वो लोग घबरा के भी आते हैं, डर जाते हैं कि अरे सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। आपने काट लिया मतलब मैंने देखा है, पैर में रस्सी बांध देंगे, ब्लड खींच लेंगे, वहाँ काट के निकाल देंगे। अन्य पहले प्रोसेस घर में बहुत सारी कर लेंगे, और वो प्रोसेस करने में जितना टाइम लगाते हैं शायद उसी टाइम हॉस्पिटल लेके पहुँच जाएँ तो शायद जीव की जान बच सकती है। उसको पेशेंट को घबरावन दे देते हैं। क्या इसमें क्या होता है सर कि घबराने से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाता है, और जो वैनम होता है, जो जहर, वो हमारे बॉडी के अंदर वेन के थ्रू जल्दी फैलने लगता है। घबराना बिल्कुल नहीं है। समझिए आपको कुछ पत्थर लग गया है, यही सोच के आराम से लेट जाना है और सीधा आपको हॉस्पिटल पहुंच जाना है। कुछ भी डरेंगे नहीं तो 100% आपको कुछ नहीं होगा, और जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना है। बिहार में एक जगह है समस्तीपुर करके, शायद आपने सुना होगा। वहाँ बहुत बड़ा नागों का मेला लगता है। वो लोग दूर दूर से नाग लेकर के आते हैं। वो नाग किस तरह के होते हैं, क्या जहरीले होते हैं या फिर कुछ उनके दांत निकाले विष दूर किए होते हैं, कैसे नाग रहते हैं? मैंने तो वीडियो के माध्यम से ही देखा हुआ है पूरा मेला वहाँ का, लेकिन देखने में एक अलग ही डर जैसा लगता है देखने के बाद। जी सर, एक्चुअली देखिए, मैंने भी वो 4-5 दिन पहले ही वो रील काफ़ी सारी वायरल हुई थी, मैंने भी देखी। ज़्यादातर उसमें 70-80% जो एक धामन बोलते हैं, घोड़ा पछाड़, वो सांप होता है, और कुछ कुछ कोबरा होते हैं, लेकिन वो मैं खुद भी अभी तक नहीं समझ पाया, क्योंकि वो हाथों में काटते हैं, सब हैं। तो शायद मुझे लगता है कि वो लोगों ने कोबरा के शायद जो विष दंत थे वो तोड़ दिए हैं। उसके बिना तो कोई भी आज तक ऐसा कोई इंसान बना नहीं है कि उसके काटने से वो ना मरे। रील देखते हो सर? जी सर, रील देखते हो? ज़रूर देखते हैं, शाम की तो ज़रूर देखना है। आजकल इंस्टाग्राम पे रेस्क्यू वाले बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हो गए हैं, रील वाले हो गए हैं कि यूट्यूबर जौनपुर, लगभग उत्तर प्रदेश के जौनपुर के थे, हौसला करके, बीच में उनको काट लिया था। बहुत 15-20 दिन स्ट्रगल किया, उसके बाद वो जीवित बचे। तो अभी वो लगभग रेस्क्यू को छोड़ चुके हैं। क्या कहेंगे कि हमें रेस्क्यू करने जाना है किसी भी सांप का, तो पहली बात तो इसे शौक नहीं बनाना है। जब तक आपको ट्रेन में, अभी क्या स्टिक मार्केट में मिल रही, स्टिक लेके लोग निकल पड़ते हैं। तो सबसे पहली बात, प्रॉपर ट्रेनिंग क्या होती है, किस तरह से रेस्क्यू और क्या समय रहता है। मैं रील में क्या देखते हैं, मूव करा रहे हैं। हाँ। एक साहिबा आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में, पूरी बॉडी पे मूव कराती है, और मूव करवाने के बाद प्रदर्शन करती है। मेरे ख्याल से सांप आपको दिखे तो कितने समय में वो डब्बे के अंदर होना चाहिए? इसमें देखिए सर, मैं इतने साल से रेस्क्यू करता हूँ, लोगों ने मुझे पे भी उंगली उठाई है, तो मुझे भी कुछ सीखने मिला है लोगों से। मैं इतने सालों से काम करता हूँ तो मुझे भी पता चलता है, अच्छा ये मेरी गलती हुई है, इसलिए पक्का। सबसे पहले उसको क्या करना है, हमको पहले देख लेना है कि अगर सांप भागने की जगह नहीं है तो हमको जो भी व्यवस्था करनी है, चाहे थैले की करनी है, प्लास्टिक का बड़ा थैला लेना है या डब्बा लेना है, पहले हमको वो व्यवस्था करनी है। उसके बाद सांप को पकड़ना है, सांप को पकड़ के हमको डब्बे में बंद करना है,
उसके बाद आप पब्लिक को वो डब्बे में से समझाएंगे तो वो चलेगा, लेकिन हाथ में लेके आप ऐसे मत समझाइए कि ये इस तरह से आपको करना है, ऐसे करना है, तब तक सांप भी परेशान होता है। टपली मारते हैं, फन पे टपली मारते हैं, मैंने देखा हुआ है रील्स में, टपली मारते हैं, फिर वो अटैक नहीं करेगा सर, वो तो अटैक करेगा वो ना, बहुत क्योंकि वो गलत तो चीज़ प्रजाति है सर। जी, ज़रूरी है सर। कोई भी, चाहे हम मकोड़ा हो, उसको भी हम ऐसे ज़ोर से उंगली से हमको नहीं मारना है, किसी को भी नुकसान नहीं करना है। वो आपको काटता है, उसको काट लेने दीजिए, लेकिन वो टपली मारना तो बहुत गलत है। और ऊपर वाले के बोलते हैं ना, ऊपर वाले के बोले लाठी में आवाज़ नहीं होती है। हम किसी को भी तकलीफ़ पहुंचाएंगे तो वो डर के लिए हमको तकलीफ़ पहुंचाएगा ही। मेरे भी एक्चुअली इतनी सारी, आप देखेंगे मैं भी इतने रेस्क्यू करता आपको तो हूँ मैंने देखा हुआ है सर, आप जी, तो बिल्कुल मेरे मुंह से बेटा ही निकलेगा, बेटा के अलावा कुछ हाँ, निकलता नहीं और है, जहाँ और मैं एकदम रेस्क्यू करके निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। जी सर, वो बोलते हैं ना सर, हम अगर उसकी इज्जत करेंगे तो 100% वो हमारी इज्जत करेगा। वो परेशान हमको उससे नहीं करना है, वो भी हमें परेशान नहीं करेंगे। वो कब डरेगा सर कि पब्लिक उसको ज़्यादा परेशान कर देगी, डंडे से ये उछालेगी, हा हू हू करके पब्लिक इकट्ठा हो जाएगी, तो वो एक छोटा सा जानवर है। अब हम जैसे बड़े बड़े राक्षसों को देख के वो क्या करेगा सर। और बोलते हैं ना, दुनिया में सबसे जहरीला इंसान है, इंसान से जहरीला कुछ भी नहीं। बात करें किरण भाई बरोड़ा की, तो अभी तो शायद एक मगर एक दिन निकला था, वो भी वापस चला गया था, रेस्क्यू टीम जब तक पहुंची तब तक चला गया था। विश्वामित्री का चौड़ीकरण हुआ है और अभी उस तरह से बरसात पड़ी नहीं है, जी, तो किस तरह से देख रहे हैं कि भ्रमण करने निकलेंगे मगरराज? देखिए सर, अभी कैसा है कि अगर बारिश में पानी भरेगा, पानी का प्रेशर बढ़ेगा, तो 100% मगर बाहर आएंगे, क्योंकि उसका उनका वो एरिया होता है, तो वो छोड़ के कभी भी जाना नहीं चाहेंगे। तो वो क्या करेंगे, साइड की प्लेस पे आ जाएंगे। तो उसमें जो भी हमारी रेस्क्यू टीम है उसको रेस्क्यू करेंगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में देगी, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिसाइड करेंगे कि उसको वापस कहाँ रिलीज़ करना है। बड़ोदरा में विश्वामित्री नदी में मगर हैं, एक बार मगरों की संख्या की गिनती हुई थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लगभग कितने मगर होंगे विश्वामित्री में? वैसे देखा जाए तो कुछ एरियो के हिसाब से हुआ था, 350-400 के करीब हुआ था आराम से। छोटे बड़े मिलाकर? हाँ, छोटे बड़े मिला के। छोटे छोटे मगर भी आते हैं बाढ़ में सर? जी सर, एक्चुअली क्या होता है कि बड़े उनको बहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि दूसरे एरियो के जो बड़े मगर होते हैं वो भी अटैक करते हैं उन पे, तो वो बचने की कोशिश करते हैं। और जैसे लास्ट ईयर फ्लड आया था तो काफ़ी सारे हमको कॉल्स आए थे, यहाँ मगर दिखा, लेकिन जैसे जैसे पानी कम हुआ तो वो अपने अपने इलाके में अपने आप चले गए, हमको रेस्क्यू करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, हम गए भी ढूंढने, लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिला। बरसात का सीजन चालू हो रहा है अभी सर, किस तरह के यहाँ पर वन्य जीव निकल रहे हैं? जिस तरह से आप रोज दर रोज काम कर रहे हैं, अभी भी सुबह शायद आप कहीं से रेस्क्यू करके आ रहे हैं, तो कैसा किस तरह से निकल रहे हैं अभी सर देखिए, अभी जैसे देखा जाए तो अभी जहाँ जहाँ पानी भरता है तो सांप जो भी कुछ गटरों में से बाहर आ रहे हैं, कुछ खेत में गाड़ी खड़ी है उसके थ्रू आ रहे हैं सिटी में, छिपने के लिए वो गाड़ियों में छिप जाते हैं। क्योंकि जैसे देखा जाए तो एक मॉनिटर लिजार्ड जो बोलते हैं, जो चंदन गो, पाटला गो वगैरह बोलते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो सब ज़मीन में रहने वाले हैं, ठीक है। वो सब क्या होता है कि जैसे ही पानी भरता है तो वो भी ड्राई प्लेस ढूंढेंगे, वो जहाँ पे भी ड्राई प्लेस होगी वहाँ पे वो भागने की कोशिश करते हैं, और वहाँ ड्राई प्लेस में रहते हैं इंसान। तो इंसान बोलेगा ये हमारी जगह पे आ गया, तो हम भी वही समझाते हैं कि सर आपने जहाँ पे आपका घर बनाया है, बंगला बनाया है, तो पहले ये इनकी जगह थी, तो अब ये छिपने की कोशिश करते हैं, और आप लोग इतने अच्छे हो कि कोई भी एनजीओ को कॉल करके आप उसे बचा रहे हैं, तो उनका भी सहयोग हमको बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग यही सबसे निवेदन करेंगे कि जो भी इस तरह से आपको दिखता है तो आप प्लीज़ एनजीओ को कांटेक्ट करें, कोई भी रेप्टाइल्स को ना मारे, अगर आजू बाजू वाला कोई भी क्रूअलिटी इस तरह से कर रहा है तो उसे उन्हें रोकें, उन्हें कहिए कि भाई एनजीओ वालों को हम बुला लेते हैं, वो आके रेस्क्यू कर जाएंगे। बड़ोदरा में लगभग कितनी संस्थाएं चल रही हैं सर अभी फिलहाल? ऐसे देखा जाए तो सर अच्छे से देखा जाए तो 6-7 तो अच्छी एनजीओ है, बहुत एक्टिव है, और वो सारे अच्छा काम करते हैं। कभी भी कुछ भी काम हुआ तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जी। किरण भाई, एक अंतिम सवाल, वन्य जीवों के बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे दर्शकों को बताएं। सर देखिए, सबसे पहले तो वन्य जीव में देखा जाए तो आपको जो ये ख़त्म हो रहा है उसके जो देखा जाए तो 100% जो चांस जा रहा है वो इंसानों पे जा रहा है। किसी को पेड़ नहीं लगाने, सबसे पहली बात वो सर। मैंने पेड़ लगाया तो मेरे अगल बगल वाले बोलेंगे आपका कचरा यहाँ पे आ रहा है, तो पंछियाँ कम हो रहे हैं, ठीक है। आज भी मैंने जैसे सुबह वीडियो देखा था, तो जो भी छोटी छोटी जो हम खाने में भी जो ईयड़ जो बोलते हैं हम, ठीक है, कैटल पिलर, तो उसका भी बचना बहुत ज़रूरी है। उसके थ्रू ही तितली बनती है, ठीक है। उसे चिड़िया खाती है, चिड़िया को सांप खाता है, सांप को नेवला खाता है, नेवला एक्सीडेंट में मरता है।
और कुछ इंसान तो नेवला भी खा जाते हैं, सांप भी खा जाते हैं। तो इस तरह से हमको एक इन्वायरमेंट का एक पूरा जो एक मेंटेन करना हमारे हाथ में है। जंगल भी बचना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी है। अगर जिस दिन ये नहीं होगा तो हम इंसान भी नहीं रहेंगे। जो एक साइकिलिंग है वो हमें मेंटेन करना है। किरण भाई जैसा कि बता रहे हैं कि वन्य जीव भी कहीं ना कहीं पर्यावरण पर ही निर्भर करते हैं। पर्यावरण बचेगा तो ही वन्य जीव बचेंगे, कोई भी जीव बचेगा। हम मनुष्य भी तभी बचेंगे जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा जीवन संभव हो पाएगा। आज हमारे इस खास एपिसोड आपकी बात सत्य के साथ में किरण भाई शर्मा जी बड़ोदरा के निवासी हैं और गुजरात के माने जाने रेस्क्यूअर हैं और हमें पिछले 10 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं और 25 वर्षों से इस फील्ड में हैं। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। इसके लिए शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मैसेज जो आप सबको देंगे, तो एटलीस्ट मैं ये नहीं चाहूँगा कि कोई मुझे याद रखे, बस ये मैसेज को फॉलो करें। जी आप भी सब्सक्राइब करें सत्यव्रत न्यूज़ और जुड़े रहें हमारे अगले एपिसोड के लिए। आपकी बात सत्य के साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।